हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को चला रहे हो एंड ऑल ऑफ यू आर पुटिंग ग्रेट एफर्ट फॉर योर स्टडी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज पढ़ते जा रहे हो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे हो। और दोस्तों अभी जो है गर्मी का छुट्टी है आप लोगों का स्कूल में एंड सभी बच्चे जो घर में हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से जैसे पढ़ाई चलते रहे, इसीलिए जो है केमिस्ट्री का कोई दिक्कत ना हो उन लोगों को। इसी वजह से आज एक क्लास हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए, आप लोगों के क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद ही जो है आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं सिलेबस में है आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम में जो आ रहा है। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है वाटर, और वाटर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत सारा चीजें आप लोगों को सीखना होगा। वहां पर कंसेंट्रेशन क्या होते हैं, फिर सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, डेरिवेशन एजेंट, ये सब कुछ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें चैप्टर में। इसलिए क्या है कि बहुत अच्छे से एकदम धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास लेके जाओगे, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलो स्टार्ट करते हैं और पेन पेपर ले लो भाई, क्योंकि पढ़ने का टाइम है। अभी देख के ऐसे नॉर्मल सिनेमा तो नहीं देख रहे हो, ठीक है? ये एक एजुकेशनल एक वीडियो है, एक आप लोग का एक बुक का एक चैप्टर को समझा रहे वाटर, उसकी बात होगा पूरा वीडियो में 1 घंटा आसपास जो भी होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जो भी सीरियस बच्चे जो है वो देख रहे हो वीडियो को, आप लोग अगर थोड़ा बहुत लिखते चलोगे ना तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है? एक माइंड में लेयरिंग बनेगा कि हाँ क्या क्या पढ़े, और उम्मीद रखो भाई, ठीक है, सब कुछ अच्छे समझा देंगे जो भी कुछ है चैप्टर में, ठीक है? इतना बिलीव कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। वाटर को लेके हेडिंग लगाओ, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग बनाओ वाटर। अब देखो दोस्तों, वाटर के बिना तो हम लोग कुछ भी सोच ही नहीं सकते, यू नो। वाटर का जो वाटर इज आवर लाइफ, यू नो। वाटर को छोड़ के जीवन संभव ही नहीं है, और इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर चर्चा करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो वाटर का जो है, पहले हम लोग देखेंगे वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है, H2O। इस बात को सबको पता है, अभी तो बहुत लोगों को, मतलब ये तो ऑलरेडी आप लोग पता है कि H2O वाटर होता है, क्लास 4-5 में ही पढ़ लिए। अब देखो उसमें क्या क्या एटॉम्स होते हैं ना, ऑक्सीजन एटॉम्स होता है भाई, बीच में रहता है एकदम सेंट्रल, उसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बना के रहते हैं। आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये कि जो O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो कौन सा टाइप का बॉन्ड है, क्या वो आपका आयोनिक बॉन्ड है, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है, वो आप लोग को बताएंगे। तो हालांकि बता रहे हैं ये वही जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है? ये जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखो ये जो वाटर बना है उसमें तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि OH बॉन्ड है 2, इधर है OH। अब देखो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आप ऐसा दिखोगे, ऐसा, मतलब ऑक्सीजन के जो बाहर के सेल में अगर देखोगे आप लोग, जो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन में से क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे पेयर करके रहेंगे, 2-2 का पेयर करके रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर करके रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग है, ये लोग बॉन्ड नहीं कर रहे। अब देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बात करें, ये जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है, ये पोलर बॉन्ड है। ये बात अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो सकता है कि सर पोलर का मतलब क्या होता है। तो देखो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे तो हालांकि समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? लाइट का कुछ इशू वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? 1 मिनट, नहीं सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। देखो ये पोलर बॉन्ड है, इसीलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है ऐसे बीच में, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों बॉन्ड एटॉम के बीच में। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में तो एकदम नहीं रहेगा, जिसके तरफ ज्यादा झुकाव में रहेंगे वो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले आएंगे, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, ऐसे मान के चलो कि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, वो क्या करेंगे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा आप लोग
ड्राइंग बना सकते हो कि देखो भाई ये ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा चालाक है, थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा ग्रीडी है। क्या करेंगे कि लोन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो उसको अपने तरफ थोड़ा रख लेंगे ज्यादा, इसीलिए ये बॉन्ड का नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। पूरा पूरी देखिए नहीं होगा, पूरा पूरी जो है इलेक्ट्रॉन, आप लोग अगर सोच रहे हो कि सर पूरा पूरी क्या आ जाते, नहीं, पूरा पूरी नहीं आता भाई, थोड़ा बहुत आते हैं। और क्या होता है, आने के बाद ऐसे नेगेटिव चार्ज बनता है और यहाँ जो होता है आपका डेल्टा प्लस होता है, हाइड्रोजन छोटे से एकदम, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास से थोड़ा चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। तो इसीलिए जब अब हम लोग लिखेंगे ना, जब भी ऐसा लिखा जाता है OH के बॉन्ड में ऐसे पेयर बॉन्डिंग लिखा जाता है, तो डेल्टा यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ डेल्टा क्या लिखते हैं, माइनस। ये बात अच्छे समझ लो, ये बात हालांकि आप लोगों को बुक में लिखा होगा, देखो कि OH जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, इसीलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे क्या है ये, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो आप लोग यहां लिख लो कि वाटर जो है ये आपका क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप लोग देखोगे 18 कितना आएगा ग्राम, एक मोल अगर वाटर लेंगे हम लोग एक मोल का, तो वो क्या आएंगे 18 ग्राम आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास यूनिट एंड हाइड्रोजन को 1 होता है, तो बेसिकली क्या आएंगे 18 ग्राम। डेंसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वाटर का डेंसिटी होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, वो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। BP लिख रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बात करें तो आई मीन वो जब फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस बन जाता है, और आइस का मेल्टिंग भी आपका क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रहा है। डेंसिटी बता दी आप लोगों को क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी, या तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो और 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो वाटर का और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे स्पेसिफिक हीट इसका बहुत ज्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप ऑफ लेटेंट हीट होगा यहां पर, एक आपका फ्यूजन वाला लेटेंट हीट होगा, फ्यूजन वाला लेटेंट हीट की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो इतने सारे चर्चा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। और ये भी देखेंगे हम लोग कि जब ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कैसे वो इफेक्ट करते हैं हाइट के साथ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक के साथ क्या इफेक्ट होता है प्रेशर के साथ, ठीक है। प्रेशर के साथ आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या इफेक्ट दिखाते हैं, और क्या चीजें सॉल्ट डालने से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सॉल्ट डालने से मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। देखो एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि हाँ ये चीज हो सकता है, ठीक है। गॉट इट। देखो तो देखो हम लोग यहां पर से स्टार्ट करते हैं कि वाटर जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरा, अगर हम देखेंगे इस सिस्टम में कि कितने वाटर है दुनिया में, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है नेचुरल, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर, एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है ये। तो लगभग कितना परसेंटेज वाटर जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बताओ अर्थ एरिया में। तो अर्थ का ऐसे आप लोगों को पता होगा कि ये जो पृथ्वी है इसका 70%, लगभग 70% जो है वाटर द्वारा क्या है ऑक्युपाइड है, और 30% जो है लैंड एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है। लेकिन क्या 70% वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 70% वाटर हम लोग यूज नहीं कर सकते, हार्डली इसका 2.5% जो है हम लोग यूज कर सकते हैं।
और ये डिफरेंट फॉर्म में रहता है। ऐसे कहां कहां रह सकते बताओ? फ्रेश वाटर बनाते हैं, मतलब फ्रेश वाटर जो होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो 2.5% जो होता है ये आपका फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेश वाटर ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर बनाते हैं। और ये वाटर जो है एक साइकिल के हिसाब से चलते हैं। वाटर वेपर जैसे समुद्र है ऐसे, आप लोग पता है वाटर साइकिल क्या होते हैं? समुद्र में पानी है ऐसे, सान है इधर, क्या करे सान का रे जो है यहां आ रहा है, आने के बाद क्या हुआ? वाटर जो है गर्म हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल्स सरफेस में रहने वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कुछ सन रे को एब्जॉर्ब करेंगे, हॉट होंगे, एनर्जी बढ़ जाएंगे उन लोगों का, और वो क्या करेंगे? हल्का होकर ऊपर उठेंगे। इवापोरेशन जो उसको बोलते हैं हम लोग, इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। और क्या हुआ? यहां जमने लगे वो, क्लाउड फॉर्म हुआ, फिर है कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर पानी बरसात के हिसाब से वो धरती में फिर पधारे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लाउड हुआ, उससे रेन फॉर्म हुआ, रेन मतलब ये सर्कल ऐसा चलता रहता है। अब देखो ये जो है पानी वाटर बॉडीज से इवापोरेट होके ऊपर जा रहा है, लेकिन ट्रीज भी क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन द्वारा कुछ वाटर को लूज करते हैं एटमॉस्फेयर में से। ट्रांसपिरेशन होता है, आप लोगों को ध्यान होगा ये चीज, पता है ना ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पत्ते में जो आपका स्टोमाटा होता है उसके थ्रू जो है, पत्ते के थ्रू क्या करते हैं? कुछ वाटर को, एक्सेस वाटर को छोड़ देते हैं, और वही वाटर क्या करते हैं? ऐसे जमा होते हैं, ऐसे क्लाउड फॉर्म करने में मदद करते हैं। और वही क्लाउड आपका एक टाइम आता है जब क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है, कंडेंस होता है, और रेन के हिसाब से धरती में पुनः पधारते हैं। तो ये बस सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है वाटर सर्किल का। अब हम लोग क्या होगा कि इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली वाटर को छोड़ के हम लोग कुछ नहीं सोच सकते हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, एक्वाटिक्स की बात करें, वाटर तो चाहिए भाई। वाटर को बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब देखो वाटर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं यहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखो। आप क्या किए? एक बीकर में एक पानी लिए थोड़ा सा, क्या किए? बीकर में एक पानी लिए थोड़ा सा। अब इसको क्या किए? एक ट्राइपॉड में ऐसे रख दिए, एक मतलब स्टैंड में रख दिए इसको, और इसको क्या किए? गैस से बुनसन बर्नर उससे क्या किए? हीट करना स्टार्ट कर दिए। ओके, अब जब स्टार्ट कर दिए हीट करना तो वाटर मॉलिक्यूल जाके हीट लेंगे, ऑब्वियसली बात है हीट लेंगे, और उनमें से क्या होगा? इस सरफेस जो है, सरफेस में रहने वाला वाटर इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर में आपका इवापोरेशन वाला फेनोमेना हो सकता है, राइट। ऐसे नॉर्मल भी आप लोग अगर किसी वाटर को रख दे रहे हो और उसमें से वाटर वेपर बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली इवापोरेशन हो रहा है। लेकिन अगर बाहर से एक्सेस हीट दे रहे हो तो वहां पर इवापोरेशन का जो मात्रा है, जो रेट है, वो बढ़ जाता है, एक्सीलरेट कर जाता है। तो यहां पर रहने वाला, बहुत ही प्यार से समझो, यहां पर रहने वाला मॉलिक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इवापोरेट हो रहा है। और इवापोरेट होने के बाद वो कहां जाके जमा होंगे? ऑब्वियसली इस लिक्विड सिस्टम के ऊपर एक वेपर दुनिया बनाएंगे, एक वेपर का एक दुनिया बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये जो वाटर वेपर आया यहाँ पर, ये सब मिलकर यहाँ पर एक वाटर वेपर का दुनिया बनाएंगे। सारे लोग यहाँ पर आके इकट्ठे जमा होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, धीरे धीरे से जाएंगे। अब देखो एक टाइम आएगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ओवर द लिक्विड वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर आप चेक करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इसका वेपर प्रेशर, यानी कि सर यहां पर जो वेपर प्रेशर हुआ है ये बराबर हो गया आपका एटमॉस्फेरिक नॉर्मल, जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम, या तो आप लोग उसको 76 सेंटीमीटर एचजी में बोलो, या तो आप 760 एचजी में बोलो, बात तो एक ही है। या तो आप इसको 76 सेंटीमीटर एचजी में बोलो, देखो ये, और या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले जाओ, 10 से गुना कर दो, 760 हो जाता है। ये आप ऐसे बता सकते हो कि जब देखो सिंपल एकदम कि वाटर वेपर जब ऐसे जाता है और ऊपर जमा होते हैं, ठीक है, और क्या होता है? ऊपर जमा होते हैं तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा ओवर द लिक्विड, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आपका एक एटमॉस्फेयर के साथ बराबर हो जाएगा, तब लिक्विड
बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तब ये जो वाटर है, लिक्विड वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। बस इतना समझ लो आप लोग। अभी क्या हुआ? स्टार्ट बॉइलिंग। क्लियर हो गया? यानी कि अब जो बॉइलिंग जब होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस से नहीं जाता, ये बल्क जो अंदर का मॉलिक्यूल जो है ना, यहां से भी वाटर जाएंगे आपका वेपर फेज में। क्लियर हो गया? तो इसका ये होता है आपका बॉइलिंग का डेफिनेशन। बस सिंपल, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये चीज होगा, और ये देखना है आपको कब ये बॉइलिंग कर रहे हैं ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है? ये बॉयल हो रहा है। गॉट इट? और जब तक बॉइलिंग होते रहेंगे आपका टेम्परेचर ये जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा। जब तक ड्यूरिंग बॉइलिंग जो है, ये जब तक बॉइलिंग होता रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है, लिक्विड वाटर फेज को चेंज कर रहा है, दशा को परिवर्तन कर रहे हैं। कहां पर जा रहा है? वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ क्या हो रहा है यहां पर? इवापोरेशन। देखो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है एक ऐसा हीट जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद कोई मॉलिक्यूल अपना फेज को बदलते हैं, टेम्परेचर नहीं बदलते। सिंपल सी बात। जैसे एक लिक्विड सिस्टम है, उसको वेपर में जाना है, ठीक है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसको वेपर में जाना है, तो उसको हीट देना। अब हीट देके वो क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकता है, इधर उसका तो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और एक काम कर सकते हैं क्या? उसको फेज को चेंज करते हैं। तो जब बॉइलिंग होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप बाहर से कंटिन्यू जो है हीट अप्लाई करते जा रहे हो, करते जाओ, हीट यहां पर कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बॉयल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो बाहर का जो एक्सेस हीट हम दे रहे हैं भाई कंटिन्यू, वो कहां जा रहा है? कॉन्सेप्ट है यहां पर बहुत अच्छा एक, वो हीट जो है बाहर का हीट कहां जा रहा है? फिर वही जो है बाहर का हीट दोस्तों, ये वाटर मॉलिक्यूल लेके अपना फेज को परिवर्तन कर रहा है। देखो यहां लिक्विड फेज में था कि नहीं बताओ? ये जो मॉलिक्यूल से यहां पर ये लिक्विड फेज में था, और ये लिक्विड फेज को छोड़ के यहां पर वेपर फेज में आ रहा है, यानी कि इस फेज चेंज में उसका तो हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वही वो अप्लाई कर रहे हैं, वही वो ले रहा है। और ऐसे करके हीट को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि चलो 1 ग्राम ऐसे वाटर है आपके पास, मान के चलो 1 ग्राम वाटर है, और उसको क्या करना है? 1 ग्राम वेपर में बदलना है। 1 ग्राम वाटर है और उसको क्या करना है? 1 ग्राम वेपर में बदलना है, उसका फेज को चेंज करना है। तो आपको कितना जो है हीट का रिक्वायरमेंट है, वही होता है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ, इसको वेपोराइजेशन कर दो, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही होगा, कितना होगा वो? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम वाटर को लेके उसको इवेपोरेट मतलब पूरा वेपोराइज करने के लिए आपको 540 जो है कैलोरी हीट की जरूरत है। ठीक है, अब इसका जो है डाटा वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा। क्या? जैसे 1 कैलोरी होता है आपका बराबर 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर। तो इसको अगर आप 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएंगे पता है? आपको आ जाएगा यहां पर लगभग 2000 ऐसे, और इसको आप 2268, ठीक है, 2268 जूल पर ग्राम के हिसाब से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया ये बात? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप लोगों को समझा दिए। क्या होता है यहां पर? ये हीट आपको देना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर आप क्या कर रहे हो उसमें लेके जा रहे हो, 1 ग्राम वाटर को बदल रहे हो। ओके, अब देखो जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो मान के चलो आपके पास जो है आइस है, और आइस को मेल्ट करने के बाद ये बनता है वाटर, लिक्विड बनता है। तो ऐसा करो कि देखो ऐसा नॉर्मली तो नहीं होगा, आपको बाहर से हीट देना होगा, हीट आप दे रहे हो, और ये हीट यूज करके ये क्या हो रहा है? आइस का मॉलिक्यूल वाटर में बदल रहा है। ये जो ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग, ये जो आइस और वाटर में बदल रहा है, आइस जो है वाटर में बदल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये मेल्टिंग जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप देखोगे कि हीट दे तो रहे हैं लेकिन उस सिस्टम का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, 0 डिग्री है। तो फिर कहां जा रहे हैं हीट? वो हीट जा रहे हैं आपका वो फेज चेंज में फेज चेंज में उसको मदद कर रहे हैं, फेज चेंज करने में उसको मदद कर रहे हैं, वो यूज हो रहे हैं वहां पर। ठीक है,
तो यहां पर भी आपको देखना होगा कि कितना जो है 1 ग्राम आइस आपके पास है। 1 ग्राम आइस को आप क्या करना चाहते हो, 1 ग्राम लिक्विड वाटर में बदलना चाहते हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 80 जो है कैलोरी पर ग्राम क्या होता है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप इधर इसको 80 बोलो तो कैलोरी में बदल सकते हो। देखो 1 कैलोरी इज इक्वल 4.2 जूल होता है, तो 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर आ जाएगा आपका जूल में वैल्यू। तो बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख लो इवापोरेशन में ज्यादा आपको हीट लगेंगे और आपको मेल्टिंग करने में, फ्यूजन करने में थोड़ा कम हीट लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर का जब चेंज नहीं होगा बट वो लोग फेज अपना चेंज कर लेंगे। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिए। अब देखो होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट वाला क्या कॉन्सेप्ट है वाटर का, कि देखो आपके पास एक वाटर सिस्टम है और कोई भी एक अगर सिस्टम होता है तो उसको क्या करना होता है, हीट देके आपका टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो आप। कोई भी सिस्टम को क्या करते हैं हम लोग, मान के चलो एक कोई भी एम मास का कोई भी एक सब्सटेंस है आपके पास, कोई भी मटेरियल है। अब क्या करना चाहते हो उसमें इसका जो टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो। मान के चलो पहले उसका टेम्परेचर T1 था, पहले उसका क्या था टेम्परेचर T1 था। अब क्या हुआ, आप क्या करना चाहते हो उसको T2 करना चाहते हो, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो। ऐसा होता है कि T2 माइनस T1 जैसे 1 डिग्री हो जाए। ठीक है, 1 डिग्री आप क्या करना चाहते हो उसको परिवर्तन करना चाहते हो, 1 डिग्री और 1 केल्विन की जो है परिवर्तन करना चाहते हो, 1 यूनिट चेंज करना चाहते हो बस टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिस्टम में हीट देना होगा। हीट क्यू से हम लोग हीट को डिफाइन करते हैं। आपको क्या देना होगा इस सिस्टम में, आपको देना होगा हीट दे दो, क्या हो जाएगा फिर वो हीट लेंगे और टेम्परेचर को चेंज कर देंगे 1 यूनिट। बस इसी में आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर हम यहां पर लोहा ले और लोहे के ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो लोहे के केस में 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा, क्या वो दूसरा एलिमेंट ले लो, कोई कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, क्या उसमें सेम लगेगा? या तो ज्यादा लगेंगे या तो कम लग सकता है। वैसे ही बात है कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वाटर के केस में अगर आप आओगे, वाटर के केस में तो क्या होता है, आप अगर वाटर लेते हो यहां पर वाटर लेते हो और क्या करना चाहते हो, वाटर में हीट देना चाहते हो। हीट देके इसका जो है टेम्परेचर 1 डिग्री 1 केल्विन बढ़ा, 1 यूनिट जो है परिवर्तन करना चाहते हो, 1 यूनिट चेंज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, हीट देना होगा। यही होता है आपका हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी। इस बात को समझ में आप लोगों को, हीट कैपेसिटी। अब देखो स्पेसिफिक वाला टर्म अभी यूज नहीं कर रहे हम। स्पेसिफिक वाला टर्म यूज तब करेंगे जब हम 1 ग्राम की सोचेंगे, 1 ग्राम वाटर लेके काम करेंगे तब। और ये आपका कोई भी अमाउंट का हो सकता है। स्पेसिफिक हीट जब होगा 1 ग्राम के लिए बात करेंगे, बट ये हीट कैपेसिटी है तो कोई भी आप मास के लिए काम कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो एक Q इक्वल्स टू आपका होता है M स्पेसिफिक कैपेसिटी को C के डिफाइन करते हैं और टेम्परेचर का परिवर्तन डेल्टा T है। ठीक है, ये हालांकि हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग ये फार्मूला। तो ये C जो है ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही है, जब 1 ग्राम वाटर को लेके उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री या तो 1 केल्विन 1 यूनिट बढ़ाएंगे, बस ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ a substance by 1 डिग्री और 1 केल्विन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 unit of 1 gram of that substance. एक ग्राम उस सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, 1 ग्राम उस सब्सटेंस का जो है आप क्या करना चाहते हो, टेम्परेचर को रेज करना चाहते हो बाय 1 यूनिट। तो आपको जो हीट चाहिए वही हीट आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और वाटर के लिए ये बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम आपके पास वाटर है और इस 1 ग्राम वाटर को, ठीक है, उसका टेम्परेचर यहां पर मान के चलो 10 डिग्री था, तो उसको 11 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए 1 ग्राम वाटर का ही जो है यहां पर 1 ग्राम ही रहेगा, उसको 11 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी जो है वाटर का बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया मेरा क्या हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो वाटर के ऊपर एक कमेंट किया जाता है ये चीज की, वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है।
ये क्या होता है, मतलब इसके पीछे क्या राज है, ठीक है। तो आप लोग ये केमिस्ट्री में देखे होंगे कि बहुत सारे रिएक्शंस जो है वाटर में होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे वाटर में क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। मान के चलो ये वाटर सिस्टम है, वाटर लिए एक बीकर में, तो इसमें इधर आप सॉल्ट डालो, कोई भी सॉल्ट डाल रहे हो वाटर के साथ, ये घुल मिल जाएंगे आराम से, सॉल्ट आयोनिक सॉल्ट अगर होगा तो। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत बाद, कि कुछ सॉल्ट होते हैं बहुत अच्छे से पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं, और उन लोगों का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, कंसंट्रेशन के ऊपर ही काम करेंगे, तो एकदम धैर्य बनाए रखो भाई, बहुत अच्छा सीखोगे। इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली। देखो सॉल्ट होगा, अगर इसमें आप एसिड डाल रहे हो तो भी डिसॉल्व हो रहा है, अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेसिस डाल रहे हो तो भी ये जो डिसॉल्व हो रहा है, और अलग कुछ सब्सटेंस दे रहे हो, अलग कुछ लिक्विड्स दे रहे हो, तो वो सब क्या हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि वाटर के पास ये क्षमता है, वाटर एक बहुत ही एक लार्ज स्केल में जो है वो डिसॉल्व कर सकता है सब्सटेंस को। ये अनोखा एक प्रॉपर्टी है वाटर के पास। अब देखो वाटर में अगर कोई भी सॉल्ट को हम लोग डालेंगे तो क्या होता है, वो सॉल्ट कैसे बनता है, एनायन और कैटायन के बीच में से ए और प्लस बी माइनस ए से। तो देखो इन दोनों के बीच में जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रेजेंट। इसको सबको पता है ये चीज। अब देखो जब पानी में डालेंगे उसको तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएंगे, मतलब एयर में जितना है उससे लगभग 80 गुना घटा देते हैं जब वाटर में कोई भी चीज को हम लोग डालते हैं। जैसे वाटर में ये चले गए, ये लोग अलग हो गया, तो वाटर पानी मॉलिक्यूल इन लोगों को घेर लेंगे, और इन दोनों के बीच में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको 80 गुना कमा देंगे, 80 गुना घट जाएंगे। और ये वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब उन लोगों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो घटा देते हैं, 80 गुना घटा देते हैं। ये एयर में अगर आपका जितना है उससे 80 गुना कम होगा वाटर के अंदर, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर के पास बहुत ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, वाटर में जाते ही ये सब आयनिक सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जिसमें होता है वो घट जाता है, 80 गुना घट जाते हैं, सोचो आप कितना, ठीक है। तो यही कारण है कि वाटर में आप देख सकते हो बहुत सारे चीजें ऐसे डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ऐसे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ एक लार्ज स्केल से सब्सटेंस आ रहे हैं और डिसॉल्व हो रहे हैं वाटर में। तो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एकदम, नो डाउट। इसमें ये कमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल ये खिताब मिलना चाहिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे वाटर में बहुत सारे ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, तो सॉल्यूशन भी बनते हैं। तो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जो भी सॉल्यूशन बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। और बहुत सारे रिएक्शन जो तो एक्वस सॉल्यूशन में परफॉर्म करते हैं हम लोग, पता है। ऐसे अल्कोहल भी सॉल्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। अल्कोहल जब सॉल्यूशन के हिसाब से काम करते हैं उसको बोलते हैं टिंचर, टिंचर बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर अल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूशन इस हिसाब से काम करेंगे तो वो बात करेंगे, अभी आप लोगों को समझाएंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ गया, ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके ऊपर एक चर्चा तो कर लिया हम लोग। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को ये चीज समझाएंगे कि वाटर में आपको क्यों ये डिसॉल्व करने की जो क्षमता है, डिसॉल्व इन वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर भी डिसॉल्व होते हैं वाटर में, यू नो। ये हालांकि जब हम लोग ये पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, बट हालांकि बता रहे हैं आप लोगों को, सुनो। वाटर में दोस्तों क्या होता है, देखो एक ये पॉन्ड है या तो कुछ वाटर बॉडीज है, ओके। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, उनमें से कुछ ऑक्सीजन जो होता है वाटर में आ जाते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं, कम मात्रा में होती, और उसमें जाके डिसॉल्व होते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, इसमें वाटर में आते हैं, डिसॉल्व होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी आते हैं, डिसॉल्व होते हैं। लेकिन सब गैसेस के ऊपर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है क्या, CO2 और O2। कैसे कितना ऑक्सीजन आएंगे, कैसे कितना गैस जो है आके वाटर में डिसॉल्व होंगे, वो भी इफेक्ट करने वाला पैरामीटर्स है बहुत सारे। प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर आएंगे, जमा होंगे, यू नो। अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा रहा तो वो मॉलिक्यूल्स यहां पर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे और वाटर में डिसॉल्व होगा। प्रेशर अगर कम हो गया तो कम आएंगे। ऐसे देखना कि अगर
ऐसा लैंड एरिया में एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो होता है जैसे, ठीक है, सी लेवल पे ये ऑक्सीजन का मात्रा जो है यहां पर ज्यादा रहता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। और हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाओ तो ऑक्सीजन का जो है कंसेंट्रेशन घट जाता है, होता है ना। इसलिए गैस सिलेंडर लेके या ये जो है माउंटेनर्स ऊपर जाते हैं गैस सिलेंडर, क्योंकि ऑक्सीजन के मात्रा जो कम हो जाता है, ऑब्वियसली प्रेशर ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये नीचे रहोगे आप यहां पर तो यहां पर प्रेशर ग्रेटर है, मोर है। जितना ऊपर उठोगे प्रेशर लेस हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजेस। तो हाइट के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर घटता है। हाइट के साथ साथ आपका क्या होता है, प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। जितना ऊपर जाओगे आप हाइट बढ़ेगा, प्रेशर घट जाएगा। नीचे जाओगे हाइट घटेगा, प्रेशर बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा गैस, गैस की प्रेजेंस भी ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हम लोगों को। अब थोड़ा बहुत 5-6 ताला ऊपर उठ जाओ, फ्लैट सीढ़ी ऊपर उठ जाओ किसी टावर के ऊपर, जो लोग काम करते हैं टावर में वो लोग जब ऊपर उठते हैं बहुत, ठीक है, तो वहां पर सांस लेने में दिक्कत होते हैं। और भी ऊपर चढ़ जाओ माउंटेन में, माउंटेनर्स जो होते हैं, ठीक है, एवरेस्ट 8800 अचल कितना होता है 8850, 48 हालांकि 50 हो गया है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर चढ़ाई में, ऊंची जगह में आपका कंसेंट्रेशन घट जाता है ऑक्सीजन का, तो सांस लेने में दिक्कत होता है। तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन आएंगे कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे क्या है, क्या बोलेंगे इन लोगों को, डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे हम लोग जैसे है टेरेस्ट्रियल में एक एनिमल्स का जो है सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम है एनिमल्स का, ह्यूमन, बहुत सारे एनिमल्स और भी इंक्लूडिंग। तो ये लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, लेकिन एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इसलिए उन लोगों को डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर ना, पानी में अगर ऑक्सीजन रहे तो ही वो लोग डिसॉल्व, पानी में जो ऑक्सीजन रहता है उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को वो लोग ले सकते हैं गिल्स के थ्रू, गिल्स होते हैं उन लोग सांस कार्य चलाने में मदद करते हैं। तो गिल्स की मदद से वो लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और ऐसे जिंदा रहते हैं, नीचे एक एक्वाटिक एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, इसी वजह से वो लोग सांस कार्य चला सकते हैं और जिंदा रहते हैं। मेरीन सिस्टम में की बात करें, नीचे समुद्र के नीचे जितने भी एनिमल्स है वो सब पानी में डिसॉल्व जो है ऑक्सीजन उसी को यूज करते हैं और सांस कार्य चलाते हैं। तो इसलिए डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन टेम्परेचर अगर कम होगा, इसलिए नीचे चले जाओ, सूर्य का किरण कम पहुंचता है, पानी थोड़ा ठंडा रहता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है, ठीक है। ये जो आपका डिसॉल्व गैस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो डिसॉल्व गैस है ये आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाएगा। यानी कि आप 2 ग्लास ऐसे पानी ले लो जिसमें एक में नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल है एकदम, कूल्ड है थोड़ा, और इसमें एक हॉट है, हॉट, दोनों में पानी है। अब देखो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा रहेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर परसेंटेज जो है ऑक्सीजन का ये ग्रेटर रहेगा, इससे कम ऑक्सीजन रहेंगे, इसमें लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे, समझ में आया। इसलिए पॉन्ड में जो होता है, पॉन्ड का ऊपर पोर्शन में जो होता है आपका पानी गर्म रहता है, हॉट, इसलिए मछली वगैरह सब नीचे रहता है, इसलिए नीचे जो होता है ये ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ये ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए मछली सब नीचे रहता है, अच्छे से सांस कार्य को चला सकते हैं लोग, ठीक है। ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेशर घट रहा है, इसका इफेक्ट आप जैसे दो तरीके से बता सकते हो। जैसे यहां पर क्या होता है, आप देखो सुनो, ऑक्सीजन की तो ऐसे कम हो रहा है, सांस कार्य चलाने में दिक्कत हो रहा है। यहां पर ऊपर हाइट में चलेंगे, ऊपर ऊंची जगह में कहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी इफेक्ट होता है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का भी चीजें बता दे रहे हैं आप लोग, सुनो कैसे सर। अगर हम यहाँ पर वाटर को बॉयल करते हैं क्या होता है, 100 डिग्री में बॉयल होता है प्योर वाटर, 100 डिग्री में क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए मान के चलो ऊपर चढ़े यहाँ, ठीक, और यहाँ अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो देखा क्या जा रहा है कि भाई ये 100 डिग्री से पहले उबल रहा है पानी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि खाना अच्छे से नहीं पका, आपको लगा कि हाँ खाना तो पक जाना चाहिए भाई, फिर तो पका ही नहीं, कुक्ड नहीं होता, वेल कुक्ड नहीं होता, मतलब अच्छे से कुक नहीं होता, पहले ही अगर वो बॉयल हो जा रहा है तो कैसे होगा ये, तो दिक्कत तो हो रहा है, ठीक है। तो उसी दिक्कत को सुधारने के लिए कुछ
सिस्टम डेवलप किया गया। प्रेशर कुकर इसी के हिसाब से काम करता है, प्रेशर बढ़ा दो तो वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए ऊपर जो रहते हैं, ऊपर में जो लोग काम करते हैं ऊपर रहते हैं, जैसे नॉर्मली जो पिकनिक मनाने के लिए ऊपर जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं भाई, उन लोगों को पता है कि 100 डिग्री से पहले, मतलब 100 डिग्री से पहले तो वाटर बॉईल कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका एक से कम है, लेस देन 1 है, इसलिए वाटर पहले बॉईल कर जाएंगे। तो यहां से एक चीज पता चल गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे। प्रेशर अगर कम हो जाता है, प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। इसलिए प्रेशर कुकर यूज करेंगे। और एक तरीका है, मान के चलो प्रेशर कुकर खरीदने का पैसा नहीं है भाई, तो क्या करेंगे, और एक तरीका, क्या तरीका है ना, उसमें कुछ सॉल्ट ऐसा डाल देंगे जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे, यानी कि कुछ डिसॉल्व सॉल्ट अगर हम यहां पर ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को कुछ डिसॉल्व सॉल्ट अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, डिसॉल्व सॉल्ट अगर ऐड कर देंगे, इसमें सॉल्ट अगर ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हो। कैसे, देखो, जैसे यहां पर वाटर है, पहले क्या होता था, गर्म किया आप, वाटर मॉलिक्यूल आराम से जा रहा है, यहां जाके जमा हुआ इधर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर, मतलब बॉयल पहले बॉयल कर जाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो कम है। लेकिन अगर आप सॉल्ट डालोगे, लेट्स सपोज कुछ सोडियम क्लोराइड ऐसे सॉल्ट डाल दिया, लेकिन हम लोग के पास जो होता है अभी सब घर में सबके पास अवेलेबल सॉल्ट कौन होता है, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड। तो इसको डाला गया, ऐसे डाला गया, डाल दिए इसमें, तो ये आने के चारों तरफ फैल जाएंगे, यहां पर भी सरफेस में रहेंगे। अब देखो वाटर जा रहे हैं भाई, ये वाटर मान के चलो ये जा रहे हैं सर, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं, अब ये पकड़ लिए, यहां पर कहां जाओगे, नहीं जाने देंगे, ऐसे करके मतलब बहुत सारे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल को रोक दिए, नहीं जाने दिए वेपर फेज में, यानी कि जो है सॉल्ट डालने में वाटर का जो इवेपोरेशन रेट था वो घट गया, लिक्विड फेज को स्किप करके लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की जो प्रक्रिया था पहले बहुत ज्यादा था, तेज था। सॉल्ट डाल दिए, सॉल्ट मॉलिक्यूल क्या किए, उन लोगों को बाधा दे रहे हैं, सरफेस में बाल्क में रह के वाटर मॉलिक्यूल को जाने में उन लोगों को बाधा क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे। तो क्या करेंगे, वहीं पर रहेंगे, रेट जो है इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके यहां पर जो है एक मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ बराबर होंगे प्रेशर, और ये बॉयल करेंगे, समझ में? तो इसलिए सॉल्ट भी डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएंगे। तो एक तो ये प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन और कुछ सॉल्ट डालो वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का यहां पर प्रेशर के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो, सॉल्ट डालने में क्या इफेक्ट होता है। देखो एक आइस ऐसे वाटर है सिस्टम, इसको आप फ्रीज करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस बन जाएगा, पूरा आइस बन गया एकदम, ठीक है, क्या हुआ, आइस बन गया। 0 डिग्री में लाए, क्या हुआ, आइस बन गया। अब देखो यहां पर दो चीज होता है, जब हम वाटर को आइस में बदलते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, समझ में? ऐसे 90 वाटर मॉलिक्यूल्स का जो 100 वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो आपका 90 आइस मॉलिक्यूल्स का हो जाता है, उस समान, ठीक है, 90 आइस मॉलिक्यूल्स का वही वॉल्यूम होता है। ये बात समझ लो अच्छे से। मान के चलो इसका जो 100 मिला के अगर V में ml होगा तो 90 आइस मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसका V में ml हो जाएगा, बराबर। यानी कि जब जब आइस में बदलते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि डेंसिटी जो है आइस का, ठीक है, क्या होता है, लेस देन वाटर। वाटर का डेंसिटी आइस से कम होता है इसी वजह से कि वाटर आइस में जब बदलते हैं तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। इसलिए आइस क्या होता है, ये वाटर है तो इसके ऊपर आइस फ्लोट करते हैं, ऊपर आइस है और नीचे पानी है, ऐसा अंदर एक्वाटिक एनिमल्स भी है, ठीक है, और एक टेम्परेचर भी मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि आइस जो होता है, ये आइस ये आपका पोर कंडक्टर ऑफ हीट है,
तो अंदर की जो हीट है बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर का हीट अंदर नहीं आने देंगे, एक टेम्परेचर, एक हेल्दी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करेंगे, नीचे रहेंगे। और वाटर का जो होता है ना, ये आपका एनोमलस बिहेवियर में आता है कि वाटर को फ्रीज कर दो, आइस बना तो उसका एक्सपेंशन हो गया, डेंसिटी घट गया। तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग को पता है क्या होता है, कौन सी टेम्परेचर में होता है ना, वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। वाटर का जो होता है वो मैक्सिमम होता है डेंसिटी, 0 डिग्री में नहीं होता, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये मान के चलो 4 डिग्री है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये डेंसिटी का कार्य है, ये डेंसिटी है और ये टेम्परेचर। इधर घटाओगे टेम्परेचर, इधर बढ़ेंगे टेम्परेचर। 4 डिग्री में क्या हो रहा है, यहां एक आपका है 1 ग्राम पर सीसी। तो 4 डिग्री में कितना डेंसिटी होगा, देखो ऊपर चलो, आपका 1 ग्राम सीसी, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो आप, ठीक है, तो इसमें वाटर का जो है वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा, और वॉल्यूम मिनिमम होगा, इसी वजह से डेंसिटी आपका क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। 4 डिग्री से अगर आगे बढ़ोगे, 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो आपका डेंसिटी घटेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर आप इधर आओ 4 डिग्री से इधर, तो भी वॉल्यूम आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे करके नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आप लोगों को कि मैक्सिमम होता है डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वॉल्यूम होता है मिनिमम, बस इतना समझ लो। और ये देखो, ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, 92 करो। अगर 92, एक मिनट आप लोग यहां पर थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, समझाते हैं, सुनो। जैसे 100 आपके पास 100 वॉल्यूम आइस है, ठीक है, 100 वॉल्यूम आइस मॉलिक्यूल, तो ये आपका 92 वॉल्यूम वाटर के साथ बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि आइस का डेंसिटी कम है। इसको और भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, एक मिनट। देखो, वाटर और आइस, हम क्या देखें कि वाटर में आपका वॉल्यूम कम होगा और आइस में वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है, ढेर सारे यहां पर होता है वैकेंट स्पेस, बहुत सारे क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, बहुत फांका जगह रहता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, मतलब दोनों में हमको वी मेकअप करना है, वी वॉल्यूम बनाना है, तो वी वॉल्यूम बनाने के लिए आई नीड, मतलब मेल्ट करने के बाद सोचा जा रही है, मेल्ट करने के बाद कि 92 वाटर को, 92 मॉलिक्यूल वाटर को अगर हम देखेंगे, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है ये आपका वी है। सोचो वी कोई भी एक वॉल्यूम है, 1 ml 2 ml ऐसे करके कुछ है,